नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अपने मोदी जी और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बीच जो भी जंग हुई उसको लेकर के कुछ पुरानी बातें याद आ गई। सोचा आपसे उनको साझा किया जाए और उन बातों के मद्देनज़र ये सोचा जाए कि राजनीति कैसे की जानी चाहिए। बहुत पुरानी बात है, इंदिरा गांधी का ज़माना था और उसके पहले भी नेहरू जी का ज़माना था। नेहरू जी कई मामलों में, चूँकि उनका व्यक्तित्व पूरा लार्जर देन लाइफ व्यक्तित्व था, उस स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए वो विपक्ष के निशाने पर रहते तो थे लेकिन कम रहते थे। नंबर एक। और नंबर दो, नेहरू जी के ज़माने में विपक्ष की कोई हैसियत नहीं थी और एक तरीके से नेहरू जी सही मामलों में सचमुच के लोकतांत्रिक मिजाज के आदमी थे, इसलिए एक विपक्ष को प्रोत्साहन ही देते थे, इसलिए विपक्ष उनके प्रति उतना कड़ा रुख नहीं अख्तियार करता था। लेकिन इंदिरा गांधी के ज़माने तक आते आते सिचुएशन बदल गई थी। विपक्ष भी थोड़ा बहुत मजबूत होने लगा था। जो आज भारतीय जनता पार्टी है, तब जनसंघ हुआ करती थी और भी तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां और तमाम विपक्षी पार्टियां, समाजवादी, ये सब हुआ करते थे। और इंदिरा गांधी एक तरीके से खाँटी राजनीति की थी और वो विपक्ष को चाहती थी विपक्ष नीचे दबा हुआ रहे और बना ही रहे। ये किसी भी सत्ताधारी की आकांक्षा होती, उनकी भी थी। अब जाहिर सी बात है, और ये भी कहने में संकोच नहीं मुझे कि इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व भी बहुत विशाल था और शुरुआत में तो उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन 71 तक आते आते, मेरा मतलब 1971 तक आते आते उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल हो गया था। भारत पाकिस्तान की लड़ाई जो हुई थी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया था, उसके बाद वो तत्कालीन भारतीय राजनीति में उनका कोई पैरेलल नहीं था। ऐसे में विपक्ष उनसे निपटने के लिए जो टैक्टिक्स अपनाता था वो ये था कि उनको तरह तरह से उनकी निंदा की जाती थी और ख़ास तौर से जनसंघ वाले इस कला में माहिर थे। वो बहुत ही भद्दे भद्दे तरीक़ों से इंदिरा गांधी की निंदा करते थे। ये उस ज़माने के तमाम लोग अभी जानते हैं और उनको याद भी होगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी भी इस विपक्ष के उन भद्दे कटाक्षों का कोई जवाब नहीं दिया और उनको दरगुजर करती थी। उसके पीछे स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि अगर मान लीजिए वो किसी विपक्षी ने, चाहे वो जनसंघ का होता था, चाहे वो समाजवादी पार्टी का होता था, अगर मान लीजिए उसके भद्दे कटाक्षों का वो जवाब देती तो बदनामी उन्हीं की होती, न कि विपक्ष की, क्योंकि उनकी वो, एक तो वो प्रधानमंत्री थी और उनका व्यक्तित्व तो बहुत विशाल था। ऐसे में वो जिसके ऊपर भी प्रहार करती तो बदनामी उन्हीं की होती, न कि उस विपक्ष की जो उनके बारे में भद्दे कमेंट करता था। इंदिरा गांधी इस सत्य को जानती थी, इसलिए वो भद्दे कटाक्षों का कभी जवाब ही नहीं देती थी, नंबर एक। और नंबर दो, विपक्ष के लोगों के लिए हमेशा एक शब्द कहा करती थी, कुछ लोग। वो कभी किसी बड़े विपक्ष के किसी बड़े नेता का नाम भी नहीं लेते थे। जाहिर सी बात है, इंदिरा गांधी बताने के व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए बहुत ज़रूरत नहीं है, हाल ही की बातें सब जानते हैं। और उनकी जो भारत राष्ट्र के प्रति जो उनकी देन है वो भी सब जानते हैं, चाहे वो परमाणु विस्फोट रहा हो, चाहे वो बांग्लादेश को बना देना रहा हो, चाहे वो हरित क्रांति रही हो और भी तमाम चीज़ें। और वैश्विक, वो सही मायनों में भारत की वैश्विक नेता थी। वैश्विक नेता बनने की कोशिश तो उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी, लेकिन वो बाद में 62 में चीन के धक्के से उनका ये पूरा जो वैश्विक नेता का जो उनका वो था, मतलब व्यक्तित्व था, वो चूर चूर हो गया था। लेकिन इंदिरा गांधी सही मायनों वैश्विक नेता थी। मुझे याद है जब उनकी मृत्यु हुई थी तो लगभग संपूर्ण विश्व उनकी मृत्यु के समय भारत आया था। बहरहाल ये तो हुई एक बात। अब यहीं से बात आती है अभी जो मैंने बोला कि अपने मोदी जी और पवन खेड़ा साहब की। जैसा मैंने कहा कि उस समय इंदिरा गांधी और बाद में कालांतर में और भी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए, चाहे राजीव गांधी रहे हो चाहे जो हों, उनको व्यक्तिगत स्तर पे उनकी निंदा करने में विपक्ष कभी पीछे नहीं रहा। और ख़ास तौर से जैसे मैं कह रहा हूँ कि जनसंघ और आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके नेताओं का तो एजेंडा ही था कि हमको नेहरू गांधी परिवार को व्यक्तिगत रूप से लांछन लगाना है, उनके बारे में तरह तरह की बातें कहनी है, उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन एक भाई, अब ज़माना भी है, सब ज़माना भी बदलता है। कार्यक्रम में यही जो लोग, विपक्ष के लोग जो गालियाँ देते थे नेहरू गांधी वंश के प्रधानमंत्रियों को, चाहे वो इंदिरा गांधी रहे हो, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, और वो सत्ता में आए, लेकिन मुझे लगता है कि उनका मिजाज जो है वो वही पुराना वाला रहा। सत्ता दल के साथ जब आप सत्ताधारी होते हैं तो आपके अंदर एक शालीनता होनी चाहिए, एक मतलब सत्ता पक्ष की भी अपना एक गरिमा होती है। विपक्ष तो उसका तो काम ही होता है सत्ता पक्ष को
उसकी निंदा करना, और अगर वो ढीठ टाइप का विपक्ष हुआ, जैसे कि इंदिरा गांधी वगैरह के ज़माने में विपक्ष हुआ करता था, राजनारायण होते थे, इस तरीके, ऐसे तो लोग अब विपक्ष के लोग होते ही नहीं जैसे तब होते थे, जो संसद में लेट लेट जाते थे, मार्शल उनको निकाल के बाहर करते थे। तो उस ऐसे विपक्ष से निपटने के लिए सत्ता पक्ष में एक शालीनता और गरिमा होनी चाहिए जो उस जमाने में थी। और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज के सत्ता पक्ष में न वो शालीनता है और न वो गरिमा है। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, जो मैंने कहा कि मान लीजिए पवन खेड़ा ने जो भी कहा, हम उस पर जाते ही नहीं, और खेड़ा ने कुछ कहा नरेंद्र मोदी के बारे में, और नरेंद्र मोदी के सपा सालारों ने, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से इशारा हुआ होगा, तभी इतनी बड़ी कूट रचना रची गई कि आसाम से पुलिस आई, और सारी बातें, इसको कोई मतलब सब जानते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है। और इस कूट रचना को एक ही प्रहार में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ध्वस्त कर दिया। और लेकिन अब और पवन खेड़ा साहब रिहा हो गए, जो कि पूरी योजना थी कि उनको कुछ दिन जेल में रखा जाए। अब ये जब रिहा हो गए तो अब आप ये ठंडे दिमाग से ये देखिए कि वो पूरा प्रकरण जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की बदहवासी में लिए गए निर्णय में उनके ही भद्द का कारण बना। पवन खेड़ा तो रिहा हो गए, और जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अपनी ताकत से उनको रिहा भी कर दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके इशारों पर काम करने वाले जो सिपा सालार थे, उनकी जो भद्द पिटी वो आदमी देख रहे हैं। मान लीजिए अगर पवन खेड़ा के कहने पर, मैं मान ले रहा हूँ, चलिए ठीक है मान लिया, उसमें उनके कहने में कुछ गड़बड़ रहा होगा जो किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन ये काम तो विपक्ष तब भी करता था जब इंदिरा गांधी या राजीव गांधी थे, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन बहरहाल चलिए उन्होंने ऐसा किया, तो अगर जब किया तो जाहिर सी बात है कि उस करने में वो अपने काम में सफल तो हुए नहीं, लेकिन उस बदहवासी में अब इस असफलता के बाद जो उनकी भद्द पिट रही है वो भी अपने आप में देखने योग्य है। इसलिए सत्ता पक्ष के अंदर जो शालीनता और गरिमा होनी चाहिए, वो अभी से भी अगर ये लोग ये शालीनता और गरिमा को दिखाएं तो अच्छी बात है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि कुछ अब मेरी समझ में ये भी आने लगा कि क्यों अपने मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो नेहरू जी से इस कदर खफा रहते हैं, क्योंकि जो संविधान है, संविधान की संरचना में नेहरू जी की बड़ी प्रमुख भूमिका थी, और संविधान में इस कदर चेक एंड बैलेंस लगाए गए हैं कि अगर गैर जिम्मेदार या इस तरीके का सत्ता पक्ष आ जाता है जैसा फिलहाल है, तो उसको चेक करने के लिए तमाम स्तर पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम लगा हुआ है। अब आप इसी पवन खेड़ा और मोदी जी वाले प्रकरण को देख लीजिए कि अगर संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को, एक जो इंडिपेंडेंट बनाया गया, अगर वो शक्तियां न दी गई होती तो चंद्रचूड़ साहब वो ऐसा स्टेप नहीं ले सकते थे जो उन्होंने लिया, और पूरी जो सत्ता पक्ष की प्लानिंग थी उसको ध्वस्त कर दिया। तो ऐसे में एक ऐसा जो संविधान बना गए हैं नेहरू जी और उनके साथ के साथी, जो इतने चेक एंड बैलेंस उसमें लगे हुए हैं कि कोई भी सत्ता पक्ष एक लिमिट के आगे तानाशाही कर ही नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके का जो सत्ता पक्ष होता है, जो एक तरीके से मतलब बहुत ही अहंकारी टाइप का सत्ता पक्ष होता है, उसके अहंकार को ध्वस्त करने के लिए नेहरू जी का बनाया हुआ संविधान पर्याप्त है। ऐसा अभी हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने दिखा भी दिया है। तो अब ये भी मेरी कुछ समझ में आ रहा है कि नेहरू जी को इतना गरियाने के पीछे कारण क्या है कि वो ऐसा एक संविधान बना गए हैं जो अहंकारी सत्ता पक्ष को लगाम लगाने में काफ़ी सफल रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, अगर सत्ता पक्ष अपने अहंकार से उबर जाए तो अच्छी बात है, वरना हर अहंकारी सत्ता पक्ष जो है अंततः जो है वो भद्द ही उसकी पिटती है, और वो कहीं ना कहीं अपमान और लांछन का ही शिकार होता है, जैसा फिलहाल हो रहा है। अब इस बात को अगर लोग समझ जाएं सत्ता पक्ष के लोग तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे और भी लांछन लगेंगे और भी वो हास्य के पात्र बनेंगे। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताऊं जिससे थोड़ा बहुत आपको मनोरंजन भी हो और ज्ञानवर्धन भी हो, मुझे भी इस तरीके की बातें बताने में थोड़ा आनंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।